नीलकटर में उदय प्रकाश जी ने जज्बातों का एक ताना बाना बुना है। हमारे वो जज्बात जो हमारे अपने किसी बहुत करीबी के जाने के बाद हमारे साथ रहते तो हैं, पर शायद सबको दिखते नहीं, कहीं खो जाते हैं या फिर कहीं छूट जाते हैं। कहानी है उसी रिक्तता की, उन्हीं यादों की, उन्हीं भावनाओं की, उन्हीं जज्बातों की। तो आइए सुनाते हैं आपको उदय प्रकाश जी की नीलकटर। सावन में घास और वनस्पतियों के हरे रंग में हल्का अंधेरा सा घुला होता है। हवा भारी होती है और तरल। वर्षा के रवे परतों में तैरते हैं। मैं 9 साल का था। इसी महीने राखी बनती है, कचलैया होती है, नागपंचमी में गोबर की 7 बहनें बनाई जाती हैं। धन की लाई और दूध दोने में भरकर हम सांपों की बम्बियां खोजते फिरते हैं। हरियाली अमावस्या भी इसी महीने होती है। मैं बांस की खूब ऊंची जेडी बनाकर उस पर चढ़कर दौड़ता था। मेरी ऊंचाई कम से कम 12 फीट की हो जाती थी। मां दक्षिण की ओर के कमरे में रहती थी। बंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल से उन्हें लाया गया था। सिर्फ अनार का रस पीती थी। वह बोलने के लिए अपने गले में डॉक्टर द्वारा बनाई गई छेद में उंगली रख लेती थी। वहां एक ट्यूब लगी थी। उसी ट्यूब से वो सांस लेती थी। बहुत बारीक, ठंडी और कमजोर आवाज होती थी। कुछ कुछ यंत्रों जैसी आवाज, जैसे बहुत धीमे वॉल्यूम में कोई रेडियो तब बोलता जब बाहर खूब जोरों से बारिश हो रही हो और बिजलियां पैदा हो रही हो, या तब जब कोई सुई किन्हीं दूर के 2 स्टेशनों के बीच कहीं अटक गई हो। मां को बोलने में दर्द बहुत होता होगा, इसलिए बहुत कम बोलती थी। उस यंत्र जैसी आवाज में हम मां की पुरानी अपनी आवाज खोजने की कोशिश करते। कभी कभी उस असली और मां जैसी आवाज का कोई एक अंश हमें सुनाई पड़ जाता। तब मां हमसे मिलती, जो हमारी छोटी सी स्मृति में होती थी। लेकिन मां सुनना सब चाहती थी, सब कुछ। हम बोलते, लड़ते, चिल्लाते या किसी को पुकारते तो व्याकुलता से वो सुनती। हमारे शब्द उन्हें राहत देते होंगे। उनके सिर्फ आंख बची थी, जिन्हें देखकर मुझे उम्मीद बनती थी कि मां कहीं नहीं जाएंगी, मेरे पूरे जीवन भर यहीं रहेंगी। मैं हमेशा के लिए उनकी उपस्थिति चाहता था, चाहे वो चित्र की तरह या मूर्ति की तरह ही रही आए और ना बोले। लेकिन उनके जीवन में होने का विश्वास तो रहेगा, जैसा कि चित्रों के साथ नहीं होता। मैं कभी कभी बहुत डर जाता था और रोता था। अपने जीवन में अचानक मुझे कोई बहुत खाली, बिल्कुल खाली जगह दिख जाती थी। ये बहुत डरावना होता था। उस दिन मां ने मुझे बुलाया। बाहर मैदान में घास का रंग हरा था। बादल बहुत थे और हवा में बाहर था। वह भीगी हुई थी। मां ने अपनी हथेली मेरे सामने फैला दी। दायां हाथ की सबसे छोटी उंगली की बगल वाली उंगली का नाखून एक जगह से उखड़ गया था। उससे उन्हें बेचैनी हो रही होगी। वही उंगली जिसे सूर्य की उंगली भी कहते हैं। मैं समझ गया और नेल कटर लाकर मां की पलंग के नीचे फर्श पर बैठ गया। नेल कटर में लगी रेती से मुझे उनकी उंगली का नाखून घिसकर बराबर करना था। मां यही चाहती थी। वह नील कटर पिताजी इलाहाबाद से लाए थे। कुंभ के मेले से लौटने पर 2 साल पहले नील कटर में नीले कांच का एक सितारा बना हुआ था। मां की उंगलियां बहुत पतली हो गई थी। उनमें रक्त नहीं था। पीली सी त्वचा, पतंगी कागज जैसी, पीली भी नहीं, जर्द और बेहद ठंडी। ऐसा ठंडा फंदूसी बेजान चीजों में होता है। कुर्सियों, मेजों और किवाड़ों या साइकिल के हैंडल जैसा ठंडापन। और हाथ उनका इतना हल्का कैसे हो गया था? कहाँ चला गया था उनका सारा वजन? वह भार शायद जीवन का होता है, जिसे पृथ्वी अपनी चुंबक से अपनी ओर खींचा करती है, जो अब मां के पास बहुत कम बचा था। उन्हें पृथ्वी ने खींचना छोड़ दिया था।
मैंने उनकी हथेली थाम रखी थी और नाखून को रेती से धीरे धीरे घिस रहा था। मैं उनके नाखूनों को बहुत सुंदर, ताजा और चिकना बना डालना चाहता था। मैं एक बार हंसा, फिर मुस्कुराता ही रहा। माँ को ढांढस बांधने और उन्हें खुश करने का ये मेरा तरीका था। मैंने देखा माँ को नाखून का हल्का हल्का रेती से घिसा जाना बहुत अच्छा लग रहा था। उनके चेहरे पर एक सुख था जो एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर की शांति में फैला हुआ था। उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। 1 घंटा लगा। मैंने उनकी एक उंगली नहीं, सारी उंगलियों के नाखून अच्छे कर दिए थे। माँ ने अपनी उंगलियां देखी। ये कितना कमजोर और हार का क्षण होता होगा जब नाखून जीवन का विश्वास देते हैं। कितने सुंदर और चिकने नाखून हो गए थे। माँ ने मेरे बालों को छुआ और कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने रोक दिया। वह बोलती तो पूछती कि मैं सिर से क्यों नहीं नहाता, बालों में साबुन क्यों नहीं लगाता, इतना धूल क्यों है और कंघी क्यों नहीं कर रखी है। रात में ठंड बहुत थी, बाहर पानी जोर से गिर रहा था। सावन में रात की बारिश की अपनी एक गंभीर आवाज होती है, कुछ कुछ उस तरह से जैसे दुनिया की सारी हवाएं किसी एक बड़े से घड़े के अंदर घूमने लग गई हों और हर तरफ से बंद। सुबह 5 बजे आंगन में गांव की औरतें रो रही थी। यह रोना नहीं था, विलाप था। पता चला माँ रात नींद में ही खत्म हो गई थी। मैंने फिर कभी उनके घिसे हुए नाखून नहीं देखे। मैंने उस रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे पेनियल कटर रख दिया था। उसे मैंने बहुत खोजा, बल्कि आज तक कई वर्ष बाद भी, लेकिन वो कभी नहीं मिला। वह पता नहीं कहां खो गया था। हो सकता है वह किसी बहुत ही आसान सी जगह पर रखा हुआ हो और सिर्फ मेरे भूल जाने के कारण वह मिल नहीं पा रहा हो। मैं अक्सर उसे खोजने लगता हूं, क्योंकि चीजें कभी खोती नहीं, वो तो रहती हैं अपने पूरे अस्तित्व और वजन के साथ। सिर्फ हम उनकी जगह भूल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सुनते रहें अपनी मन की आंखों से सुनो जरा।